नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी पर चल रहे थे। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का आपका चौथा अध्याय, जिसका नाम है वायु। वायु दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जब भी हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसे क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है, वायुमंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है वायुमंडल। ओके दोस्तों, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं दोस्तों, आपके आयन मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ। ओके दोस्तों, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब तक देखिए प्रश्न नंबर 2। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, सूर्य की किरण अत्यंत ज्वलनशील होती है। अगर सूर्य की किरण हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आए और हमारी ओजोन लेयर उसको ना रोके, उसके प्रभाव को कम ना करे, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, सब के सब जल जाएंगे। और रात को दोस्तों टेम्परेचर इतना ठंडा हो सकता है, अगर हमारी ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब ना करे तो हम लोग रात को भी जम सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल की देन है, जो पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपकी ये तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, ये भी सत्य दिया गया है। देखिए, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी के टेम्परेचर को इस अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है वायुमंडल ने, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कूट की बात करें तो कथन पहला सत्य है, कथन दूसरा सत्य है, कथन तीसरा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे ही सारे सत्य कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन तापमान में हो रही वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? भूमंडलीय तापन, ग्रीन हाउस गैस, वायुमंडल या ओजोन परत? तो दोस्तों, मुख्य रूप से जिम्मेदार वाली कुछ चीज़ पूछ रहा है ये। तो मुख्य रूप से दोस्तों तापमान में हो रही वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस गैसेस मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि भूमंडलीय तापन हो रहा है। अब दोस्तों, बात आती है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो दोस्तों, इसे समझाने का प्रयास करता हूं मैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस ये है, ये हमारी पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारी गैसें होती हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक देती है। ओके दोस्तों, और जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ओके दोस्तों, इसलिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जबकि दोस्तों, पृथ्वी पर उस ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकना गलत है। और देखिए दोस्तों, अगर हमारी ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो इसके हवा में हमारी धरती जो है इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। परंतु दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। जो कारखाने हुए आजकल के, कारखानों से निकलने वाला धुआं हुआ, चिमनियों से निकलने वाला धुआं हुआ, कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ रहा है। किसका स्तर बढ़ रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का और हानिकारक गैसों का स्तर बढ़ रहा है। और दोस्तों, इनका स्तर बढ़ता है और तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। जो इन गैसों से जो ऊष्मा पैदा होती है उसके द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, और इसी जो तापमान बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को दोस्तों समझा दी हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। देखिए, वायुमंडल में गैसों की मात्रा के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं। तो वायुमंडल में कितनी कितनी गैसों की मात्रा है, विद्वानों ने बताई। उसके संबंध में सही क्रम का चयन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें बताया गया नाइट्रोजन 75%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% या अन्य सारी गैसें 0.4%। तो दोस्तों, सारे ऑप्शनों को रीड करने से बेहतर है मैं आपको डायरेक्ट इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% है,
ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी के अन्य सभी गैसें दोस्तों यहाँ पर 0.04% के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके दोस्तों, सही क्रम मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्रश्न से पहले ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये ऑक्सीजनों को दिखाने के लिए, जो गैसों का लेवल है उन्हें दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन आपकी 21%, बाकी के नाइट्रोजन 78% है, और आर्गन आपकी 0.93% और अन्य सभी आपकी 0.04%। देखिए दोस्तों, हम लोग वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं, परंतु दोस्तों वायु में अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस मिली होती है, जिससे हम अपने सांस लेते टाइम में नाइट्रोजन को अंदर ले लेते हैं, जो फेफड़ों में रहती है हमारे, और फिर दोबारा हम उस नाइट्रोजन को निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग माना जाता है। आप देख भी रहे होंगे, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन, ये वायुमंडल के बहुत बड़े भाग में है। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, हीलियम हुई, ओजोन हुई, आर्गन हुई, और अन्य जो हाइड्रोजन जो गैसें हैं वो कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं। ओके दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी निकलती है, तो सूर्य की रोशनी आती है, तो अगर आपके घर में कोई जाल वगैरह लगा हुआ हो, तो आप छाया में खड़े होकर के थोड़ा साइड में देखेंगे उसे, तो आप पाएंगे कि धूल के कण भी आपको धूप में दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां, पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज तक आप लोगों से हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे कौन सी गैस को लेते हैं, कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एब्जॉर्ब करते हैं। परंतु दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा गया, पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, आर्गन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों, पेड़ पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। ओके दोस्तों, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु दोस्तों यहाँ पे एक टेक्निकली फॉल्ट ये है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन को किस तरीके से लेते हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दी, जब हम सांस लेते हैं, तब हम सांस लेते समय फेफड़ों में हमारे में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की उनके लिए काफ़ी आवश्यकता होती है, उनके जीवन के लिए। वे दोस्तों सीधे वायु से नाइट्रोजन तो नहीं लेते हैं, बल्कि जो मृदा होती है, यानी कि सॉइल हुई, आपकी मिट्टी हुई, एवं पौधों की जड़ों में जो रहते हैं जीवाणु, तो जो जीवाणु है ना, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलकर इन्हें देते हैं। कौन करता है दोस्तों? जो मृदा में, पेड़ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु हैं, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका स्वरूप बदल करके पेड़ पौधों को उनके जीवन के लिए दे देते हैं। ओके दोस्तों, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ओके दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। वायु चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायु चक्र की बात कर रहा है, तो देखिएगा दोस्तों, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठती है। दोस्तों, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, ये चीज़ हकीकत बात है, और हल्की हो जाती है वो, हल्की होने के कारण वो आपके अंतरिक्ष की ओर, ऊपर की ओर बढ़ती है। अब देखिए, वायु जब सघन और भारी होती है तो इसमें ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, जब वायु आपकी ठंडी वायु सघन और भारी होती है, तो दोस्तों वायु ठंडी है, तो ये तो सत्य बात है कि जब वायु ठंडी होती है तो वो दोस्तों सघन होती है और भारी होती है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ ऊपर कैसे, कोई भी भारी चीज़ ऊपर कैसे उठ सकती है? तो दोस्तों, भारी वायु कभी भी ऊपर नहीं उठती है, यहाँ पर ये आपका गलत दे रखा है। देखिए, गर्म वायु के ऊपर उठने कर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारी पृथ्वी है, सपोज करके चलिए, तो यहाँ पर देखिए पूरी पृथ्वी पर वायु है, आप ये चीज़ मान सकते हैं। ओके दोस्तों, डॉट 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 से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पूरी पृथ्वी पर वायु है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब वो चीज़ अलग है कि कौन सी गर्म वायु है और कौन सी ठंडी वायु। सपोज करके चलिए, ये आपकी गर्म वायु, अगर यहाँ पर टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो यहाँ पर गर्म वायु, और ये गर्म होकर के, हल्की होकर के, ये वाली वायु आपकी ऊपर उठने का लग्गा लगाएगी, यानी ऊपर उठेगी। जब ये वायु ऊपर उठेगी तो इस जगह जो है आपका एक स्पेस पैदा हो जाएगा, यानी खालीपन पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ठंडी वायु जस्ट इसके आसपास में जो भी कोई ठंडी वायु होगी, तो वो दोस्तों इस जगह पर आकर के इस क्षेत्र को भर देगी, क्योंकि जो गर्म वायु थी दोस्तों वो तो ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ एक स्पेस रह गया, तो ठंडी वायु ने आकर के इस स्पेस को भर दिया। यही ये आपका विकल्प कह रहा है।
ये गर्म वायु के ऊपर उठने कर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भर देती है। ओके दोस्तों, मैंने समझा भी दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर सभी कथन असत्य नहीं है, बल्कि हमारा ओनली दूसरे नंबर कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, यहीं पर ये हमारे, देखिए मैंने एक इमेज लगाई हुई है, मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। सूर्य से उनकी पत्ती पर प्रकाश पड़ता है तो जिससे वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ हमारे एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देता, मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है ना, जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। यानी जितनी मनुष्य है और जितने भी जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उतनी मात्रा में पेड़ आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने दिया भी है कि आप अगर मान के चलें तो एक ट्री करीबन करीबन रफली आइडिया 22 किलो CO2 आपकी एब्जॉर्ब करता है और 2700 किलो ऑक्सीजन एक साल में छोड़ता है, यानी कि रिलीज करता है। ओके दोस्तों, CO2 यानी कि रफली 22 kg CO2 तो वो एब्जॉर्ब करता है और प्रोड्यूस करता है आपकी 2700 kg ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, यानी कि CO2 वो करीबन करीबन 22 kg एब्जॉर्ब कर लेता है और 2700 kg ऑक्सीजन को एक साल में एब्जॉर्ब करता है। ओके दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कार के धुएं से, हमारी AC चलने से, और दोस्तों वायुमंडल के प्रदूषित होने से, कारखानों से निकलने वाले धुओं से, चिमनियों से निकलने वाले धुओं से हमारी जो वायुमंडल है उसमें प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। और दोस्तों इसके कारण हमारे पृथ्वी पर जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, इस या फिर यूँ कह सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस चित्र से भी देखिए, यहाँ ऑक्सीजन तो ये है मनुष्य ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो एक सर्कल है। ओके दोस्तों, वायुमंडलीय चक्र जिसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, हमारे वायुमंडल में शामिल 5 परतों में से एक सही नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं अपने पिछली वीडियोस, पिछले अध्याय में बता चुका हूँ। हमारे वायुमंडल 5 परतें होती हैं, 5 मंडल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा हूँ उनमें से एक सही नहीं है। देखिए क्षोभ मंडल तो होता ही है, समताप मंडल भी हमारा होता है, मध्य मंडल भी होता है, आयन मंडल भी होता है। आंतरिक मंडल दोस्तों कुछ नहीं होता, आंतरिक मंडल की जगह आपका बहिर्मंडल होता है। ओके दोस्तों, कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल। आप लोग लिख लीजिएगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ये चीज़ घुमा करके यहाँ पर आई है दोबारा से इस चैप्टर में। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है, समताप मंडल कहलाती है, मध्य मंडल कहलाती है, आयन मंडल कहलाती है। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हमारी क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है ये भी बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मौसम की जितनी भी लगभग सभी घटना, जैसे वर्षा हुआ, कोहरा हुआ, ओलावृष्टि हुई, सारी की सारी क्रियाएं मौसम से संबंधित इसी परत के अंतर्गत होती हैं। और दोस्तों पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं होगी और आपकी कोहरा भी नहीं होगा। कोहरे को दोस्तों गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, जो आपकी फसलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, यही सारी चीज़ें नहीं होंगी तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी क्षोभ मंडल है, और जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 13 किलोमीटर तक होती है। कहीं पर इसको 11 किलोमीटर भी बताया गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अप्रॉक्स 11, 12, 13 तक ये मानी जाती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। देखिए दोस्तों एक छोटी सी लाइन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी मनुष्य हैं यानी कि हम, इसी जो क्षोभ मंडल है इसमें मौजूद वायु के कारण ही सांस ले पाते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ओजोन गैस की परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ओजोन गैस की परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल ये जो है हमारा 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और दोस्तों यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। ओके दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर मौसम की कोई भी क्रियाशीलता देखने को नहीं मिलती है। इसके कारण ही दोस्तों वहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए
आदर्श जगह मानी जाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जाए तो वो आपके प्रश्न में दे ही रखा है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ओजोन गैस की परत होती है यहाँ पर। और दोस्तों ये जो परत है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? सूर्य से जो हानिकारक गैसें हमारी आती हैं उनसे हमारी ये रक्षा करती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने चित्र लगाया है, इस चित्र को बाकी के से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करवाने के बाद पूरा एक बार में मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए जब तक बाकी के प्रश्न करते हैं। देखिए अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आकर के जल जाता है? तो डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यानी कि मध्यमंडल में आकर के वो आपका जल जाता है और ये वायुमंडल की तीसरी परत है। और दोस्तों समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और ये दोस्तों लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अब देखिए पहले इन तीनों को मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्षोभ मंडल की बात कही, देखिए इन चित्रों में भी मैंने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल यहाँ से शुरू होकर के क्षोभ मंडल की सीमा आपकी ये आ रही है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो दोस्तों ये ओनली 13 किलोमीटर के क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ तक इसकी सीमा तक। ओके दोस्तों, और क्षोभ मंडल में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। और क्षोभ मंडल से अगर हम ऊपर जाते हैं समताप मंडल की ओर, समताप मंडल में दोस्तों वायुयान के लिए अच्छी परिस्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ मौसम से संबंधित सारी घटनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मानी जाती है, यानी 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई इस क्षेत्र की मानी जाती है। अब बात करें आपकी तीसरी की ये यहाँ तक समताप मंडल की सीमा यहाँ तक 50 किलोमीटर मानी जाती है। अब बात की जाए आपकी यानी कि मध्यमंडल की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ मध्यमंडल की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई आपकी 80 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक की आपकी मध्यमंडल आपका जो है माना जाता है। इसकी सीमा यहाँ तक होती है और इसमें मैं आप लोगों को बताया जा चुका हूँ कि समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी उल्कापिंड अगर अंतरिक्ष से आता है तो अंतरिक्ष से आने के बाद बहिर्मंडल में भी नहीं जलेगा और वायुमंडल में भी नहीं जलेगा, यानी कि बहिर्मंडल में भी नहीं जलेगा। और बाहर वायुमंडल जो होता है इसको आप आयन मंडल भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं जलेगा कोई उल्कापिंड आ रहा। परंतु जैसे ही उल्कापिंड आपका मध्यमंडल में प्रवेश करेगा तो दोस्तों इसमें आग लग जाएगी। क्या होगा दोस्तों? आग लग जाती है इसमें। ओके दोस्तों, उल्कापिंड में अब देखिए आपकी बची दो चीज़ें बची, आपकी आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनके पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इन्हें भी अच्छे से समझा दूंगा मैं। देखिएगा, देखिए पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें किस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, यानी भेज दी जाती है? क्षोभ मंडल के द्वारा, समताप मंडल द्वारा, मध्यमंडल द्वारा या बाह्य मंडल द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है बाह्य मंडल द्वारा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो की तरंगें पुनः पृथ्वी की परत पर भेज दी जाती हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ मैंने लगाया भी है, यहाँ से ये आपकी द्वारा पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं। और देखिए दोस्तों बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। ओके दोस्तों, और देखिए रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, बाहरी मंडल कहा जाता है जिसको, इसका दोस्तों उपयोग किया जाता है आपका रेडियो संचार के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर आपका 12वां। देखिए वायु की पतली परत जिसमें हल्की गैसें जैसे कि हीलियम हुई या हाइड्रोजन किस परत में अंतरिक्ष में तैरती रहती है? किस में तैरती रहती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में, मध्यमंडल में, या अगर बात की जाए बहिर्मंडल में? तो दोस्तों ये बाहर मंडल दिया गया है, जबकि इसका सही आंसर आपका दूसरा बहिर्मंडल। किस में दोस्तों? बहिर्मंडल में तैरती रहती है। यहाँ देखिए दोस्तों बहिर्मंडल आपका, देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो आपका क्षेत्र होता है बाहरी मंडल का जो आता है ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। और आपका बहिर्मंडल का क्षेत्र है ये 400 से लेकर के आपका दोस्तों 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 400 से लेकर के 1600 किलोमीटर तक का आपका बहिर्मंडल का क्षेत्र माना जाता है। देखिए बहिर्मंडल ये वायु की पतली परत होती है। ओके दोस्तों, एवं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। टोटली अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो टोटली हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर के क्षेत्र फैला हुआ है दोस्तों? 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों एवं उसके अर्थों को सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय से मेल करते हुए कूट मिलान कीजिए। शब्दों को मिलवा वायुमंडल संबंधित। देखिए तापमान, तापमान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायु में जो जितनी भी तापमान है और जो शीतलता है उसका जो परिणाम होता है वो तापमान कहलाता है। अगर हम मौसम की बात की जाए तो मौसम क्या है? तो दोस्तों, वायुमंडल में प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रतिदिन स्थितियां बदल रही, प्रतिदिन मौसम बदल रहा है। ओके दोस्तों, तो वो मौसम का बदलाव आपका, वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन की स्थिति का जो बदलाव है वो आपका क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अगर आप जलवायु की बात की जाए दोस्तों, तो यानी कि लंबे समय में किसी स्थान पर औसत वर्षा हो रही है, नहीं हो रही है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें औसत वर्षा होती हैं, ये सारी चीज़ें उस स्थान की जलवायु को दर्शाती है। तापमान कैसा रह रहा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में उस स्थान का निरीक्षण किया जाता है, वो वहाँ की जलवायु को दर्शाता है कि इस जगह की जलवायु कैसी रहती है। अब बात की जाए अतापन, अतापन की, तो दोस्तों इसे बता देता हूँ। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है। अतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर आने से रोक लेती है, अतपन कहलाती है। तो दोस्तों 13वें का अगर बात की जाए तो 13वें में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया। देखिए तापमान, तापमान को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है दोस्तों। और दोस्तों वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि विभिन्न ऋतुओं में भी बदलता है। ये चीज़ तो आप जानते हैं। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं। और अगर बात करें आतपन की, तो दोस्तों वह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तापमान के वितरण को। देखिए तापमान, आतपन को आप सूर्य का ताप भी कह सकते हैं। अब इस नक्शे को देखिए, ये चित्र मैंने लगाया। सूर्य की किरणें आपकी इस क्षेत्र में ज़्यादा पड़ेंगी बजाय आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक बॉल के हिस्से में अगर हम टॉर्च की रोशनी मारें तो टॉर्च की रोशनी इन्हीं क्षेत्रों में पड़ेगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में इनकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती सूर्य की किरणों की दोस्तों। इसलिए दोस्तों ध्रुव हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं, क्योंकि जब इनकी रोशनी नहीं पड़ेगी सूर्य की तो दोस्तों बर्फ ही होगी, वहाँ पर ठंड पड़ेगी। तो इसलिए रोशनी ना पड़ने के कारण ध्रुव जो है हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है दोस्तों, तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें ही नहीं उग पाएंगी। ओके दोस्तों, और इस तापमान को रोकने का काम आपकी ओजोन लेयर करती है। दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पवन की दिशा को दर्शाता है? यानी कि पवन यानी कि वायु की दिशा को दर्शाता है। तापमापी, वायुदाब मापी, वर्षा मापी या बात दिग्दर्शी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पवन की जो दिशा को दर्शाने वाला यंत्र होता है वो आपका बात दिग्दर्शी कहलाता है। बात दिग्दर्शी, देखिए मैंने यहाँ पर चित्र भी लगाया है। देखिए ये पवन की दिशा को नाप रहा, दर्शा रहा है, ऐसा चित्र होता है, आपको मौसम विभाग में मिल जाएगा। ये आपका बात दिग्दर्शी कहलाता है। और वायुदाब मापने का यंत्र जो होता है आपका वायुदाब मापी कहलाता है। और तापमान को नापने का यंत्र आपका तापमापी कहलाता है। और वर्षा को नापने का यंत्र आपका वर्षा मापी कहलाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के विषय में आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, तापमान को मापने वाली इकाई डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था, ये बात भी सही है दोस्तों। सेल्सियस मापने पर, सेल्सियस पैमाने पर जल 1 डिग्री सेल्सियस पर जमता है या जम जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ गलत दी है, क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल जम जाता है। -1 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है दोस्तों। बिल्कुल पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा ही चुका। देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वायुमंडल में जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब तेजी से गिरने का मतलब है कि वो लोग कम होने लगता है, यानी कि ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब घटता जाता है। और देखिए समुद्र स्तर पर वायुदाब अत्यधिक होता है दोस्तों, और ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता जाता है। ओके दोस्तों, समुद्र का जो स्तर होता है उस पर वायुदाब अत्यधिक होता है। वायुदाब यानी प्रेशर, हाथ से हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो वो दाब कहलाता है। तो वायु को ऊपर से नीचे की ओर दबाव अत्यधिक होता है। और दोस्तों वायु दाब उसी जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर वायु ठंडी होती है, क्योंकि जो वायु ठंडी होती है वो भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ प्रेशराइज करती है।
और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु आपकी गर्म होकर के पिघलती है, और गर्म होकर के पिघलती है तो वो सब हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो वह वायुदाब कम पाया जाता है या कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दूसरे नंबर का, वायुदाब की क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल दोस्तों, वायुदाब का क्षैतिज यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा ही प्रभावित होता है। ओके दोस्तों, देखिए वायु सदैव निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है दोस्तों, क्योंकि वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस चीज को समझाने का प्रयास मैं आप लोगों के लिए करता हूं। देखिएगा क्या कह रहा है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में जाती है। अब पहली बात तो देखिए, अगर यहाँ पर हमारी वायु गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो ये हल्की होगी और ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ पर हमारा एक क्षेत्र विकसित होगा, यानी कि यहाँ पर कम वायुदाब रहेगा, यानी कि निम्न वायुदाब रहेगा। निम्न वायुदाब रहेगा क्योंकि वायु तो ऊपर की ओर उठ रही है, तो ठंडी वायु जो होगी हमारी वो आएगी और यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेगी। तो जो वायु ठंडी है उस क्षेत्र में वायुदाब ज़्यादा रहेगा, और वायु गर्म है उस क्षेत्र में वायुदाब कम रहेगा। तो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, या उच्च वायुदाब था दोस्तों, वायुदाब यानी कि निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में तो गमन कर रही है। ये चीज़ गलत दे रखी है उच्च वायुदाब वाले में दोस्तों, यहाँ निम्न वायुदाब था, यानी कि वायुदाब कम था, वायु हल्की होकर के ऊपर चली गई तो वायु का कोई प्रेशर ही नहीं रहा, वायुदाब कम था। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि वायु किस क्षेत्र में आ रही है, यानी कि उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर आ रही है। देखिए दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारी ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु है, ये वायु नीचे की ओर रहती है क्योंकि इसका वजन भारी होता है। जब वजन भारी होगा तो वायु दाब क्या होगा दोस्तों, कम रहेगा, यानी कि वायु को दाब अत्यधिक रहेगा, यानी वायु का जो प्रेशर है वो अत्यधिक रहेगा, यानी उच्च वायु दाब रहेगा। और जहाँ पर वायु हल्की होकर के ऊपर की ओर उड़ेगी वहाँ वायु दाब कम रहेगा। तो ये ठंडी वायु है, यही तो आपकी जा रही है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में, यानी वायु जो उच्च दाब वायु वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, जो कि बिल्कुल सही है, दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तो दोस्तों ये आपका वायुदाब घटता जाता है। और देखिए वायुदाब की क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये बात ही बिल्कुल सही है दोस्तों, वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप को प्रभावित करता है। वायु सदैव निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। दोस्तों ये प्रश्न वही रिपीट हो गया है यहाँ पर, परंतु इसकी चौथी लाइन अलग दे रखी है। उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पवन जो होती है वायु चलती है उच्च वायु दाब क्षेत्र। और उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र कैसे बनेगा दोस्तों, जब वायु ठंडी होगी। जब वायु ठंडी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, ओके दोस्तों, और जहाँ वायु हल्की होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब वायु ऊपर की तरफ जाएगी तो वायु जो है उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में जाती है, यानी कि पवन चलती है। तो दोस्तों तो वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। स्थायी पवनें कहलाती हैं, मौसमी पवनें कहलाती हैं, स्थानीय पवनें कहलाती हैं, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब ऋतु आती है हमारे यहाँ, जो आपकी आती है पतझड़ आता है, सावन आता है, भादो आता है, विभिन्न ऋतुएँ आती है दोस्तों। तो अलग अलग ऋतु आती है, वर्षा ऋतु अलग आती है, सर्दी की अलग आती है, ओके दोस्तों, विंटर समर, ये सारी ऋतुएँ आती हैं। तो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलने वाली पवनें, जो दिशाओं को बदलती हैं पवनें, वो क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों मौसमी पवनें कहलाएंगी वो आप लोगों की, या फिर स्थायी पवनें कहलाएंगी, स्थानीय पवनें कहलाएंगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो पवनें आपकी कहलाती हैं मौसमी पवनें, यानी मौसम के अकॉर्डिंग बदलने वाली पवनें आपकी मौसमी पवनें कहलाती हैं। और भारत में दोस्तों मानसूनी पवनें होती हैं, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हुई, ओके दोस्तों। और देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 19 का, निम्नलिखित में से आर्द्रता कैसे कहते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है उसे आर्द्रता कहते हैं। या वायु में किसी भी समय जलबाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। या पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों
आर्द्रता के विषय में आप लोगों को बता देता हूँ। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की जितनी मात्रा रहती है ना, उस मात्रा को आपकी आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगर बात की जाए कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो दोस्तों वो जल वाष्प कहलाता है। और अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? दोस्तों जल के रूप में अगर कोई गिर रहा है तो दोस्तों वर्षा ही कहलाएगा ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, स्थायी पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें वो होती है दोस्तों वर्ष भर चलती ही रहती हैं, जिसे व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। यानी कि पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती ही रहती हैं। अब दोस्तों भारत में स्थायी पवनें आपकी किन किन तारीखों में चलती है मैंने लगा दी। 1 जून को और 5 जून को और 10 जून को, 15 जून को, 1 जुलाई को, पूरा मैंने आप लोगों को लगा दिया समझाने के लिए। अब देखिए स्थानीय पवनें, स्थानीय यानी कि जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती है, जैसे अपने राजस्थान और उत्तर प्रदेश साइड में लू चलती है तो आप लोग जानते भी हैं। देखिए ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है, जैसे स्थलीय, समुद्री, समीर। समीर को दोस्तों हवा होता है, यानी कि वायु का पर्यायवाची समीर। क्योंकि आपको भारत के उत्तरी क्षेत्रीय गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद होंगी जिन्हें लू कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल कीजिए। देखिए प्रमुख वायुदाब की पेटियां और जो अक्षांश हैं। अगर बात की जाए ध्रुवीय पवनों की, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ध्रुवीय पवनों की। तो ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं, ध्रुवीय पवनें हमारी 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में देखने को मिलती हैं। अब सनातन पछुआ पवनें की बात करी जाए दोस्तों, सनातन पछुआ पवनें हमारी 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में देखने को मिलती हैं। और व्यापारिक पवनों की बात की जाए दोस्तों, तो व्यापारिक पवनें हमारी 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में देखने को मिलती हैं। दोस्तों हार्स अक्षांश आपको 30 से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ एक चित्र भी लगाया हुआ, देखिए। अगर बात की जाए 60 से लेकर के 90 तक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सी पवन देखने को मिल रही है आपको? ध्रुवी कौन सी मिलने को मिल रही है दोस्तों? ध्रुवीय पूर्वी पवन। और यहाँ पर कौन सी मिल रही है दोस्तों? ध्रुवीय पूर्वी पवन। यानी कि ऊपर तो उत्तरी अक्षांश है और नीचे दक्षिणी अक्षांश है, तो आपको दोनों ही अक्षांश पे ये पवन देखने को मिल रही है 60 से लेकर के 90 में। ऊपर भी 60 से 90 में और नीचे भी 60 से लेकर के 90 में। अगर सनातन पछुआ पवनों की बात करें दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 60 से लेकर 35 में। देखिए 60 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री में आपको सनातन पछुआ पवनें उत्तर में भी और दक्षिण में भी 60 से लेकर 35 तक सनातन पछुआ पवनें देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों अगर मैंने आप लोगों से कहा कि देखिए उपोष्ण उच्च दाब यानी कि हॉर्स अक्षांश क्षेत्र होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है, ये आपको दोस्तों 35 से लेकर के 30 तक में देखने को मिल रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी। और अगर व्यापारिक पवनों की बात करें तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक आपको व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी और दोस्तों दोनों तरफ देखने को मिल रही है, दक्षिण में भी और पूर्व में भी। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्रियाविधि के आधार पर निम्नलिखित में से वर्षा का प्रकार नहीं है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, मानसूनी वर्षा। तो दोस्तों क्रियाविधि के आधार पर तो वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, और इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। चौथी जो है मानसूनी वर्षा, ये आपकी क्रियाविधि के आधार पर वर्षा का वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखिए तीनों वर्षा क्षेत्रों को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने लगा दी कि संवहनी वर्षा। देखिए गर्म वायु के से जब टकरा करके जब बादलों में वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा कहलाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है आर्द्र जलवायु उत्पन्न होती है। और देखिए चक्रवाती वर्षा जो गर्म और ठंडी वायु से मिलने के कारण जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो दोस्तों ओजोन परत हमारी है, ओजोन की जो गैस है वो हमें सूर्य की हानिकारक यानी कि सूर्य की पैरावैगनिक किरणों से हमारा बचाव करती है। अब देखिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हमारी क्षोभ मंडल है, क्योंकि इसके कारण ही दोस्तों हमें वर्षा देखने को मिलती है, ओलावृष्टि देखने को मिलती है, सारे मानसून की चीज़ें हमें इसी परत के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? दोस्तों वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा? वायुदाब बढ़ेगा या वायुदाब घटेगा? दोस्तों वायुदाब आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए बढ़ता है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जहां पर आपको बादल नहीं पाए जाते? तो दोस्तों समताप मंडल में आपको बादल नहीं पाए जाएंगे, क्षोभ मंडल में आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए समताप मंडल में एरोप्लेन वगैरह के लिए आवश्यक अच्छी
जगह मानी जाती है आपकी समताप मंडल को। अब देखिए, जब वृष्टि यानी कि वर्षा तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्षा तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो वो वर्षा ही कहलाती है। बात की जाए 27वें प्रश्न की, वायु के गर्म होने पर उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है या बढ़ जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वायु जैसी गर्म होती है तो जलवाष्प धारण करने की उसकी क्षमता जो होती है दोस्तों बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जलवाष्प धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी वायु गर्म हुई, जलवाष्प करने की क्षमता ही बढ़ गई, तो उसने ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प ग्रहण कर लिया, यानी कि अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्र दिन कहते हैं। और दोस्तों आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से सूखता नहीं है और हम असहज महसूस करने लगते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। व्यापारिक पवनें। तो दोस्तों व्यापारिक पवनें कहाँ देखने को मिलती हैं? व्यापारिक पवनें या किसे कहते हैं व्यापारिक पवनें? तो दोस्तों स्थायी पवनें ही आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, जो आपके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों में देखने को मिलती हैं। अब लू की बात की जाए दोस्तों, तो लू जो है आपकी स्थानीय पवनें यानी किसी स्थान विशेष में देखने को मिलती है। और मानसून की बात की जाए दोस्तों, तो मानसून जो है आपकी मौसमी पवन है। कौन सी पवन है दोस्तों? मौसमी पवन। और दोस्तों पवन की बात की जाए तो दोस्तों पवन की क्षैतिज गति क्या होती है? पवन कहलाती है। और ओजोन गैस की परत के बारे में आप जानते ही हैं, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है, ओके दोस्तों, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, तो दोस्तों सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ही हमारी ओजोन परत एब्जॉर्ब करके यहाँ के मनुष्यों को जीवन प्रदान करती है, रहने लायक बनाती है। ओके दोस्तों, नहीं तो अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी का तापमान दिन में इतना अधिक गर्म हो जाएगा कि यहाँ पर हम रह नहीं सकते और जलने लग जाएंगे, और रात को इतना अधिक ठंडा हो जाएगा कि हम लोग जम जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो पहले का 5वां, दूसरे का छठा, तीसरे का दूसरा होगा और आपका चौथे का तीसरा होगा। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार आज की हमारी वीडियो पूरी हुई। आज की हमारी वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।